गरीबी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम बीते कई वर्षों से आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाता आ रहा है, ताकि हमारे किसान खेती किसानी में इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल कर सके और उचित लाभ प्राप्त कर सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। ये सिलसिला इसी तरह लगातार जारी है। हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे ठंडे इलाकों की चुनौतियों के बारे में। जी हाँ, इन इलाकों में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है खुद को ठंड से बचाना, गर्माहट रखना और ठंडे इलाकों में खाना पकाना। यहाँ के लोग इस चुनौती से पार पाने के लिए उपलों का इस्तेमाल करते हैं, उसी से खुद को गर्म भी रखते हैं और खाना भी पकाते हैं। लेकिन ऐसे इलाकों में कृषि विज्ञान केंद्र सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे ही प्रयत्न के बारे में आपको बताएंगे जो कि सामने आया है करगिल के जांस्कर में। जांस्कर दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क इलाकों में से एक है। ये इलाका समुद्र तल से 3500 मीटर से 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों की असल परेशानी सर्दियों में शुरू होती है, जब तापमान गिरकर -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। कड़ाके की सर्दियों में खाद्य पदार्थों को पकाना, पानी उबालना और जगह को गर्म करना बहुत मुश्किल है। खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच न कोई रसोई गैस काम आती है और न ही बिजली। ऐसे में जानवरों का गोबर किसी वरदान से कम नहीं। समस्या ये है कि ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सर्दियों के दौरान गोबर की कमी पड़ जाती है और महिलाओं को गोबर इकट्ठा करने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। दूसरी ओर उपलों से निकलने वाला धुआं घर को प्रदूषित कर देता है, जो स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। इसके अलावा जो गोबर खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता था, वो जलाने में काम आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जांस्कर में करीब 300 दिनों के लिए इस इलाके में धूप काफी तेज और खिली खिली होती है। वैज्ञानिक इस धूप को उपलों का बेहतर विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जांस्कर में हालांकि कई संपन्न परिवारों ने निकासी ट्यूब मॉडल की सौर जल तापन प्रणाली स्थापित की है, लेकिन ये मॉडल सफल नहीं है क्योंकि सर्दियों में ट्यूब क्रैकिंग काफी आम है और उसकी मरम्मत मुश्किल होती है। स्कूसेट कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र के बैकस्टॉपिंग की मदद से पानी और जगह को गर्म रखने के लिए उन्नत किस्म के पैनल तैयार करने की कोशिश की है। ये पैनल स्थानीय सामग्री से बने हैं और घरों में उपलब्ध लकड़ी के फ्रेम पर गढ़ जाते हैं। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी सामग्री के रूप में जस्ती लोहा यानी जीआई शीट को अवशोषक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और दो छोरों पर पानी के लिए इनलेट और आउटलेट कनेक्शन के साथ जीआई पाइप या एल्यूमीनियम मिश्रित धातु के कॉइल लगाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा धूप पड़ने के लिए दक्षिण की ओर छत के शीर्ष पर 45 डिग्री के कोण में पैनल को स्थापित किया गया है। पैनल की कॉइल 18 लीटर पानी थामे रखती है और इसे 30 से 45 मिनट में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। ये प्रणाली गर्म पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उसे पीने योग्य भी बनाती है। इसे खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक के परीक्षण से पता चला कि कम लागत वाले सौर पैनलों ने 35 मिनट में 120 लीटर ठंडे पानी को उबाल दिया। इसके अलावा इन पैनलों से कमरों को भी गर्म किया जाता है।
स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बने होने के कारण ये सौर पैनल किफायती हैं और कारीगर इन्हें आसानी से बना देते हैं। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र ने स्थानीय कारीगरों को इन्हें बनाने का प्रशिक्षण भी दिया है। क्षेत्र में आदिवासी समुदाय से अच्छा फीडबैक मिलने के बाद 158 घरों में इन सौर हीटरों की स्थापना का नेतृत्व किया गया। प्रौद्योगिकी के लाभ और उपयोगिता की वजह से कृषि विज्ञान केंद्र न सिर्फ जांस्कर घाटी बल्कि दूसरे हिस्सों में भी इस तकनीक के डिजाइन और विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। और अब बात इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ककड़ी की फसल लेना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञ की सलाह। अप्रैल माह में किसान भाई ककड़ी की बुआई कर सकते हैं। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वेंकटेश्वर राव यदलापल्ली से, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी योगदान को पहचानते हुए उसकी सराहना करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जी हाँ, किस तरीके से उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया और कैसे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया, आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश के एक कृषक और 3 कृषि पत्रिकाओं के संस्थापक हैं। 2019 में उन्हें जैविक खेती के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। वो अपने बचपन के दिनों से ही कृषि से जुड़े रहे हैं और कृषि और बागवानी के विकास के लिए काम किया है। खेती के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ऋतु निस्तम पुरस्कार का निर्माण किया है। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव अपना खुद का प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए हैदराबाद गए। कई लोगों ने इन्हें खेती में व्यापार न करने की चेतावनी दी थी, साथ ही इसे नुकसानदेह भी बताया था, पर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। किसानों की मृत्यु की बढ़ती संख्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 2005 में उन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर लेख प्रकाशित करने के लिए अपनी मासिक पत्रिका ऋतु निस्तम शुरू की। गुंटूर में राव ने किसानों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया, साथ ही उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इनका मानना था कि किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित हो, क्योंकि भविष्य में जैविक खेती से प्राप्त उपज की ही मांग रहेगी। साथ ही किसान जैविक खेती से अपनी आय भी दुगनी करने में सफल हो सकेंगे।
इसके अलावा राव का मानना है कि किसानों को स्वतंत्र होकर अपने व्यवसायों को मौलिक परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए बागवानी और अभ्यास करें। इस दिशा में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने 2 नई पत्रिकाओं पशु निस्तंभ और प्रकृति निस्तंभ का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप ऋणस्तंभ बनाया। इस ऐप के जरिए किसान जैविक विधि से खेती करने की तकनीकों के बारे में अच्छी और लाभकारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसान मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, कृषि भंडारण, विपणन सुविधा, साथ ही अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में उनका नाम जैविक खेती में पर्याय है। कृषि और किसानों के हित में किए गए कार्य के लिए सरकार ने यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की खूब सराहना की है। तो ये थी वेंकटेश्वर राव की कामयाबी की कहानी। आपने जाना कि किस तरीके से उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। जैसा कि आप समझते हैं कि जैविक खेती आज के समय की मांग है, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल से लगातार मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सवाल जवाब की। जी हाँ, इस भाग में हम आप किसानों के सवाल विशेषज्ञों तक पहुँचाते हैं और लेते हैं उनका जवाब। तो आइए देखते हैं आज किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब भाग में बहुत सारे किसानों के हम सवाल शामिल करते हैं अपने हर अंक में। और आज ऐसा ही एक सवाल आया है हम तक, जो कि गेहूं की फसल से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश से सवाल हमें एक दर्शक ने भेजा है। इनका सवाल है कि गेहूं की बाली सूख रही है, ऐसे में इसका उपचार किस तरीके से किया जाए। और इसका जवाब देते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डबास, क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गेहूं इस मौसम की प्रमुख फसल है और इस समय हम मार्च के अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं। जब अंतिम सप्ताह में चलते हैं तो उस समय हमारी फसल के अंदर दाने बन रहते हैं और कई जगह तो फसल पक के कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो जो बालियाँ सूख गई हैं वो दोबारा हरी होने वाली नहीं हैं। आपको ध्यान देना चाहिए था कि पहले जब बालियाँ सूखने शुरू हुई थी तो उसका कारण देखना चाहिए था। बालियाँ सूखने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो दीमक जगह जगह से तने को नीचे से काट देती है, और जब तने को नीचे से काट देती है तो पूरा का पूरा 1-2 तना सूख जाता है, जिससे पूरी बाली और पूरा वो पेड़ सूख जाता है। तो ऐसे पेड़ बीच बीच में आपकी फसल में दिखाई देते हैं जो सूखे हुए नज़र आते हैं। तो ये पौधे वहीं पे नज़र आते हैं जहाँ पे दीमक का प्रकोप अधिक है, और ख़ासकर जो बरानी क्षेत्र है उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति बनती है कई बार जहाँ पे पानी का ज़्यादा रहता है और नमी ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा नमी होने की वजह से कुछ जगह हमने ब्लास्ट का भी प्रकोप इसमें गेहूं की फसल में देखने को मिला है। तो जहाँ पे भी ब्लास्ट का प्रकोप होने की संभावना है वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों को जो दवाई का जो प्रयोग करना था वो जिस समय फसल गाभे में थी, इनके बाली आने की अवस्था में थी, उसी समय अगर इसका प्रयोग करते तो शायद हम इसको ठीक कर पाते। और जहाँ तक दीमक का प्रकोप है, दीमक के प्रकोप के लिए मैं किसानों को 2 सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहली सलाह तो ये को बीज का उपचार करके लगाएं। जब आप बीज का उपचार करके लगाएंगे तो आपके बीज के आसपास दीमक नहीं आएगी और आपकी फसल ठीक से निकल जाएगी। अगर बीज का दीमक उपचार नहीं कर पाते हैं और फिर दीमक का प्रकोप हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पानी के लगाते हैं, इनके सिंचाई जल लगाते हैं, तो उसके साथ में टपक के हम क्लोरोपाइरिफास नामक दवाई का डिब्बा ले सकते हैं। और जो जहाँ से नाली में पानी जा रहा है उसमें अगर वो बूंद बूंद करके टपक के पूरे खेत में जाएगा तो आपकी फसल जो है दीमक के प्रकोप से बच जाएगी और आपको अच्छी फसल मिल पाएगी। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय क्योंकि गेहूं पकने के आसपास है तो उस समय कोई भी दवाई डालना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि इस दवाई का प्रकोप उस बीमारी या कीट पे कम होगा, बल्कि हमारे दाने पे उसका असर आने की संभावना रहती है। तो इस समय दवाई का प्रयोग ना करें। इस कृषि दर्शन किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे किसान पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। एक तो अपनी फसल को वो मौसम की मार से बचा सकते हैं, दूसरा पानी की बचत भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में कैसे कम पानी में अच्छी फसल हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती पर। संरक्षित खेती की वो तकनीक है जिसमें हम फसलों को किसी संरक्षित ढांचे के अंदर उगाते हैं, जिससे कि हम उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो जैसे बढ़ा हुआ तापक्रम है, ज़्यादा ठंडक है, उनसे बचा सकें एवं कीट एवं बीमारियों से भी उनको किसी हद तक सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो ले पाते हैं। इसमें फसल की अवधि भी काफ़ी बढ़ जाती है और हम बेमौसमी फसलें भी उत्पन्न कर पाते हैं और ऐसा करके किसान भाई जो है वो अधिक लाभ पैदा कर पाते हैं। अब इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो मुख्यतः 3-4 तरह की होती हैं। जैसे इसमें हम टमाटर, चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा, इनकी मुख्यतः खेती करते हैं। इसके अलावा जो बीज रहित बैंगन है और स्पेशलिटी मेलन्स हैं, जो खरबूजे हैं अलग तरह के, उनकी भी हम खेती इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खरबूजे, तरबूज और करेला की खेती भी करते हैं, लेकिन उनमें परागण हाथ से करना पड़ता है। और जब हम शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर और जो बीज रहित खीरे की बात करते हैं तो इसके लिए अलग तरह की प्रजातियां होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती के लिए संरक्षित क्षेत्र में खेती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा कुछ किस्में दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए जो संस्तुत की गई हैं, जिसमें हमारा एक संकर किस्म है टमाटर की पूसा रक्षित, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा संरक्षित 1, पूसा प्रोटेक्टेड 1 टमाटर की एक प्रजाति है, उसको ले सकते हैं। और चेरी टमाटर में पूसा चेरी 1 एवं पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो 2, ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा चेरी 1 जो है वो गुच्छे में फलती है और चेरी टमाटर की प्रजाति है, लाल रंग का टमाटर होता है। जबकि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2, ये जो है वो गोल्डन पीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है। ये भी गोल किस्म है, गोल फलत आती है। आप पीछे देख सकते हैं कि दोनों किस्में आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो पूसा संरक्षित 1 किस्म है, ये हमारा जो रेगुलर टमाटर होता है उसकी एक प्रजाति है, आप उसको भी ले सकते हैं। और इन तीनों प्रजातियों का जो बीज है वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी टमाटर की एक संरक्षित क्षेत्र में उगाने के लिए किस्म की सिफारिश की जाती है, वो पूसा रक्षित किस्म है, उसका भी जो बीज है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो पूसा चेरी 1 ये चेरी टमाटर की किस्म है। ये लाल रंग की चेरी टमाटर होती है और इसके फल जो हैं वो गोल आकार में होते हैं और इसकी फलत बहुत ही अच्छी होती है और इसका बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। इसमें लाइकोपीन की मात्रा काफ़ी होती है और इसकी खेती आप किसान भाई लोग कर सकते हैं। किसी तरह के भी संरक्षित जो स्ट्रक्चर आपके पास हैं, चाहे वो वॉक इन टनल्स हैं या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, उनमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक नई रिलीज की हुई दिल्ली क्षेत्र के लिए जिसकी संस्तुति की जाती है, ये पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2 है और ये पीले रंग की चेरी टमाटर की किस्म है और ये इसके फल जो है गोल आकार के होते हैं। इसके अलावा ये जो किस्म है ये बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो विटामिन सी है उसकी भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो ये जो आजकल बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ की श्रेणी में ये आती है और इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी काफ़ी बढ़ोतरी होती है।
किसान भाइयों, ये हमारी अभी नवीनतम किस्म है जो संरक्षित क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसकी संस्तुति की जाती है। इसका नाम पूसा प्रोटेक्टेड 1 है, पूसा संरक्षित टमाटर 1। और ये किस्म इसका बीज आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप चाहे वॉक इन टनल्स या जो कम लागत वाले संरक्षित गृह हैं उनके अंदर आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसको आप अगस्त से लेकर मई के 15 मई तक, मध्य मई तक इसकी आराम से आप खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियों के टमाटर के बीज उपलब्ध हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता और इसके फल बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक गुच्छे में 5-6 के गुच्छे में फल आते हैं और गुच्छे फल का जो औसत वजन है वो लगभग 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है। और इसको जो घर के लोग हैं जो सब्जी बनाने हैं तो जो हमारा एंड कंज्यूमर है वो काफ़ी इसको पसंद करता है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी किस्म है। आप इसको भी लगा कर देख सकते हैं, इसके फल आप देख सकते हैं। तो ये एक संरक्षित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी किस्म है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। किस तरीके से इस फंड से हमारे किसानों को लाभ होगा और कृषि के क्षेत्र को और गति मिलेगी, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। और आइए अब जानकारी देते हैं आपको कृषि संबंधी मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, आज के दौर में हमारे किसान भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी इंटरनेट के माध्यम से वो ले रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक ऐप के बारे में जिसका नाम है किसान सभा मोबाइल ऐप। तो आइए जानते हैं क्या है इसमें विशेष और कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद यानी CSIR और CRRI द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। किसानों से लेकर मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्ड के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक ऐप है। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का काम करता है। कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एक संयुक्त स्टॉप के रूप में कार्य करता है। कोल्ड स्टोरेज स्पेस और वेयरहाउस से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। लोगों को सीधे किसानों से खरीदने के लिए सक्षम करेगा। और अब नजर मौसम रिपोर्ट पर। अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए डालते हैं नजर। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अंदेशा।
बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा के आसार। गुरुवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को कहीं कहीं बरसात के आसार। बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसेंगे बादल। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान। बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं वर्षा की संभावना। ओडिशा में बुधवार और गुरुवार को इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। गुरुवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश संभव। बुधवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात का अनुमान। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह वर्षा का अनुमान। बुधवार को तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा। हमारे किसान अपनी पैदावार का सही भाव ले सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंडी भाव पर वो नजर रखें। तो आइए देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव 1970 रुपए से 2250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव 1900 रुपए से 1975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बदायूं मंडी में गेहूं का भाव 1950 रुपए से 1975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराजगंज मंडी में भाव 1850 रुपए से 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कृषि संबंधी ट्वीट्स। तो आइए देखते हैं क्या है आज ट्विटर प्लेट पर। किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन कृषि सुधार बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वो बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कृषि दर्शन से हमारे किसानों को लाभ पहुंच रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके मेल्स और आपके पत्र का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।